केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें अपने जो सादी सेलें थी वो कैसे बनती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उस चीज़ को अपने देखा था जो लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर। आज अपनी ये जो क्लास रहेगी वो अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण है, जो सेडिमेंट्री रॉक है, उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। तो अभी एक बात तो स्पष्ट है, जो अपने कल पढ़ा था कि ये सेलें कैसे बनती हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं है वो रहती है। तो एक तो ये है जो आग्नेय सेलें थी, इनके ऊपर अपर्दन की जो क्रिया है वो काम करती है, और जो अपर्दन की क्रिया है वो अपर्दन के कारकों के माध्यम से होती है। जब अब आग्नेय सेलें होती है उसके ऊपर अपर्दन के कारक काम करते हैं तो वो जो चट्टान है उसका वियोजन या विघटन होता है, वो टूटती है। अब टूटने से क्या होगा, अपर्दन का जो कारक है, कल अपने अब ये भी देखा था कि अपक्षय प्लस जो अपर्दन होता है ये दोनों जो अनासादन की क्रिया है उसी का भाग है। अब इसका मतलब क्या होगा, सेल को तोड़कर अपने ही स्थान पर गिरा देना है। अब वो जो टूटी हुई सेल होती है, कंकड़ पत्थर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह, यानी जिसको अपन सीधा सा बोल सकते हैं कि जो परिवहन का जो काम करेगा वो अपर्दन के कारक करते हैं, और अपर्दन के कारक 5 है वो काम करेंगे। तो जब वो अवसाद है वो जमा होगा तो उससे जो सेलें बनेगी वही अवसादी सेल है, उसका रूप है वो मानी जाएगी। अब देखिए, अवसादी सेलों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो मुख्य आधार पर किया जाएगा। एक तो है कि निर्माण में जो भाग लेने वाले अवसाद होते हैं, क्या होते हैं अवसाद, मतलब जो सेडिमेंट्स होते हैं उसके आधार पर किया जाएगा। लिखा हुआ है निर्माण में भाग लेने वाले जो अवसाद होते हैं, यानी जो अवसादी सेलें बनेगी उसके लिए जो अवसाद आएगा, सेडिमेंट आएगा, वो कहाँ से आएगा उसके आधार पर। दूसरा है कि जो अवसादी सेलों के निर्माण में कौन कौन से कारक है उनका योगदान रहेगा, यानी जो अवसादी सेलें बनती है वो कौन कौन से कारकों के आधार पर बनती है, यानी ऐसे कौन से कारक है जो अवसादी सेलों के निर्माण में अपनी जो भूमिका है वो अदा करते हैं। तो एक तो क्या होगा कि निर्माण में भाग लेने वाले जो अवसाद है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण होगा। दूसरा जो होगा कि अवसाद के निर्माण में भाग लेने वाले कारक है वो कौन कौन से होते हैं। तो जो निर्माण में भाग लेने वाले अवसाद है उसके आधार पर भी देखते हैं, तो उसके वापस 3 भाग होते हैं। तो अवसाद के निर्माण में निर्माण में भाग लेने वाले अवसाद के आधार पर अगर देखा जाएगा तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से निर्मित, यानी या तो जो फिजिकल या जो मैकेनिकल जो एक्टिविटी होगी उससे जो निर्मित होगी उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा होता है जो केमिकल जो तत्व होते हैं उसकी वजह से भी होगा, यानी केमिकल जो प्रोसेस होगी, रासायनिक क्रिया होगी, उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो जैविक तत्वों से, यानी बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स होंगे उससे भी निर्मित हो सकती है। तो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर 3 है। पहला होगा यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से निर्मित, दूसरा होता है रासायनिक तत्वों से निर्मित जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उसकी वजह से, और तीसरा होगा जैविक तत्वों से, बायोलॉजिकल एलिमेंट से होगा। तो ये जो तीनों प्रकार हैं वो निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर आग्नेय सेलों के। फिर जो कारक के आधार पर अगर देखा जाएगा तो इसके भी 3 रूप होते हैं। पहला होता है जलज सेलें होती है। कैसी होती है, अब इसका नाम जलज क्यों पड़ा है, तो इसके अंदर जल की भूमिका रहती है। किसकी रहती है, जल की, इस वजह से इसको अपन जलज बोलते हैं।
अब ये जो जल है उसको भी जब अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे तब इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि सागरीय शैल है वो कैसे बनती है, झील है वो कैसे, और नदीकृत है वो कैसे होगी। तो जलज शैलों के भी वापस 3 रूप होते हैं, सागर, झील तथा नदीकृत। उसके बाद दूसरा इसका है वायु निर्मित शैल है, यानी जो रेत वगैरह होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह जब उसका परिवहन होगा तो उस रेत के जमा से जो शैलें बनेगी उसको अपन वायु निर्मित शैल है, जिसको अंतर्गत मुख्य रूप से अपन देखते हैं जो लॉयस होता है, एक प्रकार की मिट्टी से बना हुआ जो मैदान होता है, जो अपर्दन का कारक होता है वायु, उसकी क्रिया के तहत इसका जो निर्माण है वो होता है। उसके बाद हिमानी निर्मित शैलें भी होती है, जो ग्लेशियर होगा उससे भी ये जो शैलें हैं वो बनती है। तो एक एक करके अब जो ये वर्गीकरण है, पहले अपन देखेंगे यांत्रिक तथा भौतिक क्रियाओं से 21 प्रकार की जो क्रिया है वो काम करेगी और उससे कौन कौन सी शैलें हैं वो बनती है। तो देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो फिजिकल या जो मैकेनिकल जो एक्टिविटी होती है, अब उसमें क्या होगा कि अपने यहाँ पे एक चीज़ को समझना पड़ेगा। यांत्रिक या जो भौतिक क्रिया होती है उसके पीछे ताप तथा दाब का मुख्य योगदान रहता है। अब एक चीज है कि अपक्षय के जो 3 प्रकार थे, अब भौतिक है, रासायनिक है और जैविक, ये अपक्षय के 3 रूप होते हैं। अब अपनी बात करेंगे यांत्रिक या जो भौतिक अपक्षय होता है उसमें ताप तथा दाब की क्रिया होगी। अब ताप और दाब की कैसे, जैसे सेल होती है उसकी एक विशेषता होती है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो जो चट्टान है क्या होगी, उसका संकुचन होगा, यानी जब तापमान कम होगा उसकी वजह से जो सेल है उसके अंदर संकुचन होता है। जब तापमान अधिक होगा तो सेलों में क्या होता है, फैलाव होता है, विस्तार होता है। जब बार बार संकुचन तथा विस्तार की जो क्रिया होती है उससे चट्टानें होती है वो क्या होती है, टूटती है, उसका विघटन शुरू हो जाता है। तो जिस क्रिया के तहत चट्टानें टूटती है भौतिक अपक्षय में, उसको तो अपन बोलते हैं विघटन, यानी जो विघटन की क्रिया होती है चट्टानों को तोड़ने की, वो ताप की वजह से होती है, वो भौतिक अपक्षय के अंतर्गत होगी। अब इसके अंदर क्या होगा रासायनिक में, कि जब जल होता है वो संधियों के माध्यम से सेलों तक पहुंचता है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो क्रिया करेगा और रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन है वो करेगा। जैसे अपन कहते हैं जल है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन की क्रिया है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कार्बोनेशन की क्रिया है। तो उसी तरह से अब जब ये क्रिया होती है तो उसका वियोजन शुरू हो जाएगा, एक घोल बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाता है, उससे वो सेलें क्या टूटती है। तो जो वियोजन की जो क्रिया होती है वो रासायनिक के अंतर्गत आएगी। अब ये दोनों जो क्रिया है विघटन तथा वियोजन की, वो ही सबसे महत्वपूर्ण होती है सेलों को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी अपन बात करते हैं यांत्रिक या भौतिक जो अपक्षय होगा तो वो ताप और दाब की वजह से होगा। तो जो आग्नेय सेलें होगी बार बार जो देखो टेम्परेचर कम होगा तो उसका संकुचन होगा तथा जब तापमान अधिक होगा तो उसका विस्तार होगा। बार बार जब ये क्रिया होगी तो चट्टानें है उसके अंदर क्रैक्स, फॉल्ट वगैरह होती है और उससे वो चट्टानें क्या हो जाती है, टूट जाती है, टूटना शुरू होती है, तो उसको अपन विघटन बोलते हैं। अब उससे जो बनती है तो एक तो बालू का पत्थर होता है जो बनेगा, क्या बनेगा, जो यांत्रिक तथा भौतिक जो क्रिया होती है उसमें एक तो बालू का पत्थर बनता है जिसको अपन सैंडस्टोन बोलते हैं, क्या बोलेंगे वो। अब दूसरी बात है जल से निर्मित बालू का पत्थर भी हो सकता है। वैसे अपन देखिए ये जो क्रिया है जल से निर्मित बालू का पत्थर, तो कभी कभार जो बालू का पत्थर होता है उसके अंदर जो पानी है उसकी वजह से भी उसका जो निर्माण है वो हो सकता है। उसके बाद जो कॉन्ग्लोमेरेट होता है उसका भी जो निर्माण होता है
वो यांत्रिक या भौतिक अपक्षय से होगा। यानी ये जो सेलें है, सीधी सी बात है कि ये जो सेलें बनती है उसके पीछे भौतिक क्रियाओं का योगदान रहेगा। कौन सी क्रिया को योगदान रहता है? भौतिक का। सिक्का मिट्टी है, क्ले है, उसका भी निर्माण होगा, और जो सेल है उसका भी निर्माण होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखना है, जब अपन सेल लिखते हैं ये, और एक सेल ये है, अब इनमें थोड़ा ध्यान रखना है। इस सेल का मतलब तो जितनी भी सेलों की अपन बात करें, चाहे वो आग्नेय हो, अवसादी हो, कायांतित या रूपांतरित हो, सभी की सभी आ जाएगी। वो एक पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है सेलों की, उसको ये शब्द है वो इंडिकेट कर रहा है। अब जब ये इस सेल की अगर बात की जाएगी तो अपन देखेंगे ये एक रूप होता है आयांत्रिक या भौतिक क्रियाओं के तहत अवसादी सेलों का। अब इसके अंदर क्या होंगे, जो कण होते हैं ना, जैसे अपन देखिए बालू का जो पत्थर है उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो कुछ देखिए 1 mm का भी हो सकता है, जो कण होते हैं इनके, बालू के जो कण हैं उसको अपन जो मानते हैं वो mm में ज्ञात करते हैं। किस में ज्ञात करते हैं? mm, मिलीमीटर, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिलीमीटर। तो बालू के कणों का जो व्यास होता है वो अलग अलग mm का हो सकता है माप के आधार पर। तो जब अपन आगे पढ़ेंगे तो एक तो बहुत बड़े कण होते हैं, एक बड़े कण हो गए, एक मध्यम आकार के भी होते हैं, बारीक भी होते हैं और बहुत बारीक भी होते हैं। अब ये बहुत बड़े हैं, बड़े हैं, मध्यम है, बारीक है, इनका जो वर्गीकरण होता है वो बालू के कण का जो व्यास होता है उसके आधार पर, उसका जो नाप होता है वो mm में होगा। किस में होगा? mm के आधार पर है वो किया जाएगा। तो इसको अब ये जब अपन आगे करेंगे इस टॉपिक को कंटिन्यू, तब इस चीज़ को पूरा क्लियर करेंगे कि सेल, सिक्का मिट्टी है, उसमें जो कणों का व्यास है वो कितना mm का होता है, उसके आधार पर इसका देखो। अब ये जो सिक्का मिट्टी है, सेल है, इसके अंदर कणों के व्यास को लेकर ही डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है ना। और लॉयस है, जो रेत आती है उसके निक्षेपण से जो मैदान बनता है तो उसको अपन लॉयस बोलते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो उदाहरण देखने को मिलता है, जो उत्तरी चाइना है उसके अंदर, नॉर्थ चाइना है, वहाँ पे देखने को मिलता है, जो मंगोलिया से वगैरह जो रेत वगैरह आती है उड़ के उससे, और ये स्पेशली जो पीली मिट्टी होती है उससे बना हुआ होता है। इसके अलावा भी अगर लॉयस का उदाहरण देखा जाएगा चाइना के अलावा, तो मध्य यूरोप तथा मध्य अमेरिका में भी देखने को मिलता है, मध्य संयुक्त अमेरिका में। अब रासायनिक तत्वों से जो निर्मित है उसमें एक तो खड़िया मिट्टी होती है जिसको शॉक बोलते हैं, वो जो बनती है तो उसके पीछे ये वियोजन की जो क्रिया है वो जो है काम करेगी, ठीक है ना, उसकी वजह से बनती है। मतलब पानी है वो क्रिया करता है, जो भी चट्टान होती है उसके साथ पानी की क्रिया से वो सेलें बनती है। उसके बाद जो सेल खड़ी है जिसको जिप्सम बोलते हैं, इसका भी जो निर्माण होता है जिप्सम का, वो रासायनिक तत्वों से होगा, यानी जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं उसके तहत इसका यह निर्माण है वो होता है। उसके बाद जो नमक की चट्टानें होती है, साल्ट रॉक्स होती है, उसका भी निर्माण है वो केमिकल जो एलिमेंट्स है उसकी वजह से होगा। कहने का मतलब ये जो तीनों सेलें बनती है, ये तीनों रूप देखने को मिलती है अवसादी सेलों के, वो रासायनिक तत्वों से निर्मित होते हैं। जैविक तत्वों से जो निर्मित है, जिसमें जीवों का योगदान रहता है, जो एक कोशिकीय जीव है या अस्थिपंजर वगैरह जो होते हैं उनका जो योगदान रहता है, तो उसमें एक तो सोने का पत्थर है जिसको अपन लाइमस्टोन बोलते हैं, उसमें रहता है। उसके अलावा जो कोयला है, क्योंकि अपन देखिए जो कोयले का निर्माण हुआ है वो कार्बोनिफेरस युग में, तो जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो पृथ्वी के नीचे ऐसी हलचल हुई होगी तो वो नीचे दब के, और जो ऊपर से ताप और दाब लगा तो वो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो क्या है, कठोर रूप में परिवर्तित हो गए, और वही रूप आज अपन को जो कोल है उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो वो एक प्रकार से जो जैविक रूप है उसका भी इसके अंदर योगदान। उसका जो पहला रूप देखने को मिलता है पीट है, क्योंकि अपन देखते कोयला है और लकड़ी का कोयला इसको बोल सकते हैं। तो इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, पीट होता है, बिटुमिनस, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और एंथ्रासाइट होता है, तो वो इसके अलग अलग रूप है। अब अवसादी सेलों के निर्माण के आधार पर अगर देखा जाएगा तो जलज सेल है, तो जलज सेलों में जो सागर है, झील है, नदी कृत है, इसको जब अपन कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को तब इसकी जो चर्चा है एक एक करते जाएंगे। अब अपन
जो मेन अभी जो बात करेंगे वो यांत्रिक तथा भौतिक क्रिया से जो निर्मित सेल है उसके ऊपर अपन जो बात है वो करेंगे। अब ये अवसादों के आधार पर अब इसको अपन एक एक करके कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो पहला जो पढ़ेंगे अपन यांत्रिक या भौतिक आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या होता है कि जो अपक्षय होगा तो अपक्षय की जो यांत्रिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में क्या होगा, अभी अपने देखा था कि अपक्षय वो 3 रूप में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक था। तो जो अपक्षय का जो भौतिक रूप है उसमें क्या होगा, ताप या दाब का काम करेगा। तो अभी देखिए कि तापमान कम होगा तो वो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली अपन देखते हैं कि चट्टानें हैं उसका संकुचन होता है, अधिक होगा तो वो क्या होगा, तो बार बार ये प्रक्रिया होगी और जिसके तहत चट्टानें टूटती है तो उस चट्टानों को उसको अपन विघटन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो विघटन की प्रक्रिया वो किस में होती है, भौतिक अपक्षय में होती है। तो इससे कारण जो चट्टानें होगी ऑब्वियसली अपन देखा जाएगा वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्रैक्स फॉल्स वगैरह हो गए, उससे वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। और जो अवसादी सेलों के निर्माण के लिए एक प्रकार की जो रचना सामग्री होती है उसका है वो निर्माण करती है। कहने का मतलब भौतिक अपक्षय में क्या होगा कि जो अपक्षय का जो भौतिक रूप है उसमें जो विघटन की क्रिया उससे जो सेल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी और वही जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक प्रकार के अवसादी सेलों के जो रचना निर्माण के जो सामग्री है उसका है वो काम करती है। एक प्रकार से जो रॉ मटेरियल का काम करती है वो इस क्रियाओं के तहत जो टूटे वो टुकड़े होते हैं सेलों के, वो अवसादी सेलों के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है, एक कच्चे पदार्थ का है वो काम करती है, उससे अवसादी सेलों का क्या होगा, निर्माण है वो होता है। और अभी देखिए जो अपक्षय और अपर्दन पड़ा है, तो अपक्षय के सिर्फ चट्टानों को तोड़ने के बाद अपने जगह पर ही गिरा देता है। अब उसको जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसके परिवहन का, वो अपर्दन के साधन काम करते हैं और जिसको अपन अपर्दन के कारक भी बोल सकते हैं। और 5 कारक होते हैं, कल भी देखा था। एक तो पहला का होता है नदी है, हिमानी है, पवन है, लहरें भी होती है और भूमिगत जल भी। हाँ, भूमिगत जल का योगदान अपन कहते हैं सेलों के निर्माण में नहीं हो सकता है, बट नदी है उसका योगदान सबसे अधिक, उसके बाद हिमालय का और पवन का भी रहता है। जैसे अभी इसमें देखेंगे तो उसका अलग अलग योगदान है, कोई नदी के अपर्दन से बनेगा, कोई हिमालय से बनता है तो कोई पवन से भी बनेगा। जैसे लॉयस की बात करोगे तो ये इसके पीछे जो काम करता है वो जो वायु है वही काम करती है, ठीक है। तो इसका परिवहन होता रहता है। अब जैसे बालू का पत्थर है, जो सैंडस्टोन है वो बनेगा, कॉन्ग्लोमरेट सेल है वो बनेगी, सिक्का मिट्टी है, जो क्ले है उसका भी जो निर्माण होता है वो यांत्रिक क्रियाओं के तहत ही होगा। और जो ये सेल बनेगी उसका निर्माण भी इसी यांत्रिक या जो अपन कहते हैं फिजिकल या जो मैकेनिकल जो एक्टिविटी होगी है उसकी वजह से होगा। और उसके बाद जो लॉयस है इसका भी निर्माण होता है वो इस यांत्रिक या भौतिक क्रिया उसके तहत ही होगा, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि जो कण होते हैं बालू के, तो बालू के कण तथा एक होता है कणों का व्यास। अब 2 चीजें, एक तो बालू के कण, दूसरा है कणों का व्यास। ये व्यास है हमेशा mm में होगा, मिलीमीटर में होगा, ठीक है ना। अब देखिए बालू के जो कण है और कणों के व्यास के आधार पर बालू के कणों को अपन 5 प्रमुख भागों में बांटते हैं। यानी कहने का मतलब बालू के जो कणों के रूप देखने को मिलते हैं
बालू के जो कणों के रूप है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई बारीक होता है, तो कोई बहुत बारीक होता है, कोई मिश्रित रूप में भी पाया जाएगा। तो बालू के जो अलग अलग रूप होते हैं वो कणों के व्यास के आधार पर होंगे। तो अभी अपन देखेंगे जो कणों के व्यास के आधार पर जो बालू के रूप है वो 5 प्रकार के होती है। यानी कहने का मतलब जो रेत होगी, जो सैंड होती है, इसके 5 रूप देखने को मिलते हैं। पहला है बहुत बड़े, यानी जो बालू के कण है वो बहुत बड़े होंगे। अब इसका जो व्यास होता है वो एक mm का होगा। 1 मिलीमीटर व्यास का अगर कण है बालू का तो उसको अपन किस श्रेणी में मानते हैं? वो बहुत बड़े कणों का रूप होगा। बालू का रूप तो है ही है, लेकिन वो बहुत बड़े जो कण है उसके अंतर गिना जाएगा जिसका व्यास है वो 1 mm तक होता है। दूसरा है बड़े कण, इसका जो व्यास होता है वो 1/2 mm होता है। ये मतलब इससे आधा होगा तो वो क्या है? बड़े कणों का रूप होगा। फिर मध्यम कण होता है, जिसका व्यास होता है वो 1/4 होता है। यानी 1/4 mm का कण है, मतलब इसका चौथा भाग है, तो वो मध्यम कण है, उसका रूप है। बारीक कण है, इसका व्यास होता है वो 1/8 mm होता है। बहुत बारीक कण 1/16 mm होता है। अब कहने का मतलब है ये कणों जो बालू के कण हैं उनके जो विभिन्न रूप है उसके व्यास के आधार पर है। अगर बड़ा कण है जिसका व्यास 1 mm का होता है उसको बहुत बड़े कण बोलेंगे। जिसका व्यास 1/2 mm है बड़े कण है, जिसका व्यास 1/4 mm है तो मध्यम होगा, और जिसका व्यास 1/8 mm है तो उसको अपन बारीक, और जिसका व्यास 1/16 mm है तो उसको अपन बोलेंगे वो बहुत बारीक कण है। उसका रूप देखने को मतलब एक प्रकार के जो जैसे बजरी वगैरह अपन देखते हैं नॉर्मली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चलता है उस टाइम में उसके जो कण होते हैं देखो, कई बारीक होते हैं, कई कोई बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना, कोई मध्यम आकार के भी, उसका अलग अलग रूप है, वो एक मिश्रित रूप में पाई जाती है। तो उसका जब अलग अलग अध्ययन किया जाता है तो उसके जो रूप है वो अलग अलग है, वो देखने को मिलते हैं। तो इसको नॉर्मली अपन है जो ये 5 रूपों में ये जो बालू का जो कण है वो देखने को मिलता है। अब देखिए इन कणों के अलावा भी कुछ ऐसे कण होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। जैसे एक कण होता है, एक जो सेल का रूप होता है जो अवसादी सेलों में यांत्रिक या भौतिक क्रियाओं से बनता है, सिल्ट जिसको बोलते हैं। ये जो सिल्ट जो रूप देखने को मिलता है अवसादी सेलों में, जो यांत्रिक या भौतिक कक्षे होते हैं उसके तहत इसका जो निर्माण है वो होता है। तो इसमें जो सेल के कणों का जो आकार रहता है इस सिल्ट के अंदर वो 1/32 से लगाकर 1/256 mm व्यास का जो कण होगा मतलब जब सेल के कणों का जो आकार है वो 1/32 mm से लगाकर 1/56 mm व्यास का होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिल्ट बोला जाएगा। अब देखिए बात यही है कि बालू का पत्थर है, जल से निर्मित है, कॉन्ग्लोमेरेट है, सिक्का मिट्टी है, सेलुलोज तो है, लेकिन ये तो अलग अलग उसके रूप है। लेकिन ऐसा रूप भी देखने को मिलता है जो कणों में बहुत ही क्या होता है? बारीक होता है। तो जब सेल जो होती है तो जो बालू के कण होते हैं उसका जो रूप है वो 1/32 mm से 1/56 mm के बीच का होगा। तो ऐसे जो कण होते हैं उसको अपन एक प्रकार से सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वो सिल्ट का रूप में, यानी आपको कहेंगे सिल्ट क्या होगा, तो बालू के कणों का जब व्यास है वो 1/32 से लगाकर 1/256 व्यास का होगा तो वो सिल्ट होगा। फिर क्ले होती है, जो चिक्का मिट्टी होती है या क्ले सेल जिसको बोलते हैं,
ये जो सिक्का सेल होती है, या जिसको क्ले रॉक है वो बोलते हैं, या सिक्का मिट्टी भी बोल सकते हैं जिसको। अब जब सेल के कणों का व्यास, अब सिक्का मिट्टी किसे कहेंगे, वो तो एक प्रकार का रूप है, लेकिन वो उसका जो कणों का जो व्यास होता है बालू के कणों, क्योंकि ये सब बालू के ही रूप है, ये सब मुख्य रूप से है वो बालू के जो कण है, सैंड जो स्टोन है उसी के ही रूप है, अलग अलग माना जाएगा। तो ये तो है ही है, बहुत बड़े बड़े, मध्यम है, बारीक है, बहुत बारीक। अब जब इसका व्यास है इतना है तो वो उसको ये बोलेंगे। जब व्यास है बालू के कणों का 256 से लगाकर 8192 mm होता है, जब बालू के कणों का आकार 1/256 से लगाकर 1/8192 mm का होगा, तो ऐसी सेलों को अपन क्या बोलते हैं, सिक्का सेलें बोलते हैं, या क्ले रॉक है उसका निर्माण होगी। कहने का मतलब है जब सेल के कणों, बालू के कणों का जो आकार होगा वो 1/256 से 1/8192 होगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो सिक्का सेल है, उसका रूप है वो मानी जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये सिल्ट है, सिक्का सेल है, ये कणों का जो अलग अलग रूप है उसकी वजह से इसका जो नाम है वो अलग अलग है। उसके बाद जो अभी ये अपन देख रहे थे कि ये जो सेल है ये, अब इसका भी रूप है वो अलग अपन को देखने को मिलता है। अब ये जो सेल है तो क्या होगा, जब ये दोनों रूप जब सिल्ट प्लस सिक्का है, इन दोनों का संगठित होने से, इन दोनों के संगठित होने से जो सेलें बनती है उसको अपन बोलते हैं सेल। यानी सिल्ट प्लस सिक्के, जो सिक्का मिट्टी है उसका जब संगठन होता है, संगठन का मतलब वो आपस में क्या होती है, मिलती है, तो बात सीधी है कि सिल्ट प्लस जो सिक्का मिट्टी है, इन दोनों का जो मिश्रित रूप होता है, इन दोनों के मिलने से जो सेलें बनती है, मतलब कहने का मतलब है कि सिल्ट प्लस सिक्का है, ये दोनों मिट्टी मिलती है तो उससे जिस सेल का निर्माण होता है उसको अपन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वो जो सेल है वो अलग है, ये सेल जो है अपन बात करें ये तो पूरी की पूरी आग्नेय अवसादी कायांतिक सब सेल आ जाएगी। ये एक प्रकार का जो अवसादी सेल है उसमें जो यांत्रिक या भौतिक अपक्षय से जो एक प्रकार का अलग ही रूप देखने को मिलता है वो सेल कहलाएगा। अब इस सेल के निर्माण में सिल्ट प्लस जो सिक्का मिट्टी होती है, इन दोनों का जो रूप है वो पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि सिल्ट प्लस सिक्का जो मिट्टी है, इन दोनों के संगठित होने से जो सेलें बनती है तीसरे प्रकार की, वो जो सेल है उसका रूप होता है। अब देखिए, अब ये जो सेल है इनकी एक विशेषता है, ये जो सेल चट्टान होती है वो अप्रवेशीय होती है। कैसी होती है? मतलब कहने का मतलब है इसके अंदर पानी वगैरह है वो सोखने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। कहने का मतलब पानी वगैरह है इसके अंदर तक प्रवेश है वो नहीं कर सकता है, इसीलिए जो सेल होती है वो क्या है, अप्रवेशीय होती है। और इसका जो अप्रवेशीय रूप होता है उसके कारण ही विश्व के जो अधिकांश अपन बोलते हैं कि जो तेल के कुएं होते हैं, अधिकांश जो तेल कुएं हैं सेल चट्टाने के ऊपर ही पाए जाते हैं। मतलब एक सीधा सा सवाल ये बन गया कि जो सेल चट्टान बनती है
वो सिल्क प्लस सिक्का मिट्टी के संगठन से बनती है। अब ये सेलें कैसी होगी, सेल होगी, उसका जो रूप होता है वो अप्रवेशीय रूप है, वो देखने को मिलता है। इसीलिए जो अधिकांश विश्व में तेल के जो कुएं पाए जाते हैं वो इन सेलों के ऊपर पाए जाते हैं। अब इसीलिए तो अपन कहते हैं कि उसका नीचे से वो चार्ज होगा नहीं, तो इसीलिए ऑयल के कुएं वगैरह होते हैं वो क्या एक धीरे समय के साथ क्या होता रहता है, उसमें जो ऑयल है वो निकलना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद उसके अंदर ऑयल है वो नहीं निकल सकता है। कहने का मतलब ये लास्ट सौर आता है इस सेलों का, तो उसके ऊपर जो ऑयल है वो तो अपन को मिल जाएगा मशीनों के वगैरह, उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिचार्ज नहीं होता ना, क्योंकि ये सेल ही ऐसी होती है कि अप्रवेशी, वो नीचे से वापस इसका पुनः भरण है वो नहीं हो पाता। इसीलिए जो तेल के कुएं है वो इस सेलों के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो अपने पूरा का पूरा सिस्टम देखा है वो सब निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर है, और उसके आधार पर उसका जो पहला रूप है यांत्रिक या भौतिक है, उसके आधार पर अपने देखा। तो ये जो जितनी भी सेलें बनती है वो इसी क्रिया के तहत बनती है। हाँ, अभी अपन देखेंगे जो लॉयस है उसके अंदर हवा का जब रेत है वो उड़ के जाती है, तो अपन ये बोलते हैं कि जो लॉयस है वो वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का रूप होता है। कैसा होता है? वायु द्वारा निर्मित जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है, यानी बालू के जमाव से उससे जो रूप बनता है वो लॉयस है, वो कहलाता है। कॉन्ग्लोमरेट है, जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जिसको बोल्डर वगैरह है, वो जो रूप देखने को मिलता है वो कॉन्ग्लोमरेट है, वो है। तो ये भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यांत्रिक क्रिया है उसी के अंतर्गत है, वो देखने को मिलती है। अब अपन जो बात करेंगे इसका जो दूसरा रूप देखने को मिलता है अवसाद के आधार पर, रासायनिक तत्व, उसको देखेंगे। रासायनिक तत्वों से जो केमिकल एलिमेंट्स हो गया, एक प्रकार इसके अंदर रासायनिक क्रिया है वो देखने को मिलती है। मतलब पानी है वो अलग अलग जो सेल है उसमें अलग अलग खनिज है उसके साथ क्रिया करके फिर जो वियोजन की जो प्रक्रिया होगी केमिकल अपक्षय के अंतर्गत, उससे उसका वियोजन होगा और वो सेल है वो टूटेगी। तो देखिए, जब नदी होती है तो उसके अंदर जो पानी है वो चलता रहता है, क्योंकि नदी है उसके अंदर पानी है वो लगातार, उसका बहाव है उसके तहत वो लगातार बहता रहता है एक प्रकार से। तो बहता हुआ जल के साथ कुछ जो घोलक होते हैं, घुलने वाले पदार्थ, तो घोलक रासायनिक पदार्थ होते हैं। घोलक का मतलब जो पदार्थ पानी के अंदर घुल रहा है, तो पदार्थ मिल जाते हैं। इस कारण जब अपन देखते हैं कि उसका जल के साथ संपर्क अन्य चट्टानों से होता है। अब एक ही बात है, जो जल होता है उसकी क्रिया अन्य सेलों से होती है। मतलब जो पानी है उसका संपर्क होती है वो अन्य प्रकार की कोई भी सेलें होती है उससे क्या हो जाता है, उसका संपर्क हो जाता है। मतलब कोई भी प्रकार की जो सेलें है वो अलग हो सकती है, जैसे बालू का पत्थर वगैरह, कॉन्ग्लोमरेट वगैरह, जो कुछ भी है अलग अलग जो बनती है, ठीक है ना। तो उसका जब क्या होता है पानी के साथ क्रिया करता है तो अन्य कोई भी सेल हो सकती है, ठीक है ना। तो जब जल का संपर्क अन्य चट्टानों से होता है तो जो सेल के जो घुलनशील पदार्थ है, अब देखिए, अब बात ये आती है कि जल के साथ क्रिया होने से ऐसा नहीं है कि जो भी चट्टान के अंदर सारा पदार्थ है वो घुल जाएगा, लेकिन वही पदार्थ घुलता है जो घुलनशील होता है। कहने का मतलब जो मुलायम होगा, जिसके ऊपर पानी है वो अपना प्रभाव है वो दिखाएगा। अब जैसे अपन ऑब्वियसली, अब सीधी सी बात है कि जैसे चूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन होता है, उसको आप पानी में डालोगे तो वो सीधी सी बात है क्रिया करेगा। तो उससे के बाद जो सोने का पत्थर होगा वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन आप किसी ग्रेनाइट सेलों को डालोगे तो वो नहीं घुलेगा। तो बात ये है कि जब जल के साथ अन्य सेलों से संपर्क होगा तो जो घुलने वाला पदार्थ होगा वो तो क्या हो जाएगा, पानी के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो घुलने कर जल के साथ मिल जाएगा। अब दूसरी बात है, घुलेगा तो वो पानी के साथ उसका मिक्सचर हो जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, एक प्रकार का घोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तथा जल को प्रवाह गति में कमी आने के कारण वो घुले हुए जो पदार्थ है
वो नीचे बैठने लगेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि जब अन्य सेलों का संपर्क पानी से होता है तो जो घुलने वाले पदार्थ है वो तो पानी के साथ घुल जाएंगे, और जो नहीं घुलने वाले वो नहीं घुलेगी। तो जो घुले हुए पदार्थ होते हैं उसके बाद जब पानी का बहाव कम होगा, क्योंकि देखिए नदी है वो सब जगह तो एक ही गति से चलेगी नहीं, पानी कहीं उसका बहाव तेज भी होता है, कहीं कम भी होता है। तो जब एक समय ऐसा होता है कि घुला हुआ पदार्थ है वो पानी का बहाव कम हो जाएगा, तो कम होने के कारण वो क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, उसका जमाव शुरू हो जाएगा, जिसको अपन सीधा सा बोलेंगे निक्षेपण शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अन्य सेलों का संपर्क जल से होता है तो जो घुलनशील पदार्थ है वो जल के साथ घुल जाएंगे, और घुलने के बाद जब क्या होगा, पानी की गति कम होगी तो उसका क्या होगा, जमाव है या निक्षेपण है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, यानी वो नीचे बैठने लगेगा। अब जैसे पानी चल रहा है तो जब उस पानी के अंदर इतनी शक्ति नहीं रहेगी, इतना ताकत नहीं रहेगी कि वो आगे भी उसको लेके जा सके, तो वो एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पे वो पदार्थ है, घुला हुआ पदार्थ है, वो नीचे जमना हो, पैंडे में, मतलब कहने का मतलब जो सेल होती है, जो नदी वगैरह होती है, उसके पैंडे में वो क्या है, बैठने का काम है वो करेगा, मतलब एक प्रकार का जमाव है, निक्षेपण का है वो काम करेगा। तो इस प्रकार जो रासायनिक परतदार सेलों का निर्माण होगा, मतलब प्रोसेस को समझे कि जो भी सेलें होती है उसके साथ जल काम करेगा तो घुलने योग्य सेलें घुल जाएगी, घुलने के बाद जो बहता हुआ पानी है उसको लेके जाएगा, लेकिन एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे वो बहाव है उसकी गति कम होगी, तो कम होने के कारण जो भी उसके साथ अवसाद वगैरह है वो पैंडा है, नदी का है या सागर का किनारा है, जहाँ पे वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जमाव है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे जो सेलें बनेगी उसको अपन रासायनिक परतदार सेलों का रूप मानेंगे, क्योंकि वो रासायनिक, अगर जल उसके साथ क्रिया नहीं तो वो घुलता नहीं घुलता, तो वो जमाव है वो नहीं हो पाता, तो उससे जो रासायनिक सेलें वो नहीं बनती है। लेकिन अपन देखिए घुलनशील जो पदार्थ है वो पानी के साथ क्रिया करने से घुलेगा, तो एक जगह होगी जहाँ पे उसका जमाव है, निक्षेपण है वो शुरू हो जाएगा, उससे जो सेलें बनेगी वो रासायनिक परतदार सेलों का रूप है वो मानी जाएगी। अब इस क्रिया के तहत जो सेलें बनती है, जो खड़िया मिट्टी होती है वो इसी प्रक्रिया के तहत बनती है, यानी शॉक जो होती है, ये जो शॉक बनती है, ये इसका इंग्लिश नाम है, तो ये जो बनती है वो अन्य सेल है उसके साथ जल है वो काम करेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो सेलें बनती है तो वो खड़िया मिट्टी है वो रासायनिक परतदार सेलों का रूप होती है, और इसमें जो सेल खड़ी है, जिप्सम है, वो भी इसी क्रिया के तहत बनता है। और नमक की जो चट्टानें होती हैं, साल्ट रॉक, वो भी रासायनिक तत्वों से निर्मित होती है, पानी है उसके साथ वो क्रिया करने से होती है, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर रासायनिक क्रिया के अंदर जो H2O है, पानी है, उसकी क्रिया अन्य चट्टानों के साथ होगी तभी ये है चट्टान है वो बनेगी, वरना यानी कहने का मतलब जो पानी है वो काम नहीं करेगा अन्य चट्टानों के ऊपर, तो उससे जो रासायनिक क्रिया वो नहीं होगी, तो रासायनिक क्रिया नहीं होगी तो ये जो सेल है वो नहीं बनेगी। तो ये जो भी सेलें बनती है, खड़िया मिट्टी सेल खड़ी है, नमक है, जिप्सम है, वो इसी से ही बनते हैं, ठीक है ना। अब अपन जो इसका तीसरा रूप है वो देखेंगे, जैविक या कार्बनिक तत्वों से निर्मित। तीसरा जो रूप है वो अपन जैविक या जिसको अपन कार्बनिक है उसके तहत इस सेलों का निर्माण होता है। तो जो भी देखिए, अब सीधा सा नाम है उसी से पता चल रहा है जीवों का योगदान रहता है। तो जो भी जीव जंतु हैं और जो वनस्पतियों के अवशेष होते हैं उसका धीरे धीरे निक्षेपण है वो शुरू हो जाता है। जैसे अपन ने एक कोयले का भी एग्जाम्पल दिया था, तो क्या होगा, जो भी पृथ्वी जब शुरुआत हो रही थी इसकी गर्म होने के बाद वो ठंडी हो रही थी, तो जो कार्बोनिफेरस युग था उस समय पृथ्वी के ऊपर कहते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसी हलचल हो गई होगी तो वो जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे दब गए। तो सीधी सी बात है, उसके ऊपर ताप तथा दाब की जो क्रिया है वो काम करेगी, तो उससे जो
पेड़ पौधे थे, वनस्पति थी, जीव जंतु थे, वो कठोर रूप में बदल गए। और सीधी सी बात है, तापमान ज़्यादा होगा तो किसी भी चीज़ का रूप, जो उसका रंग है वो भी बदल जाएगा। तो ठोस तो हुआ, प्लस जो कोयला होता है वो काला इसी रूप में इसी वजह से निकलता है। तो वो एक प्रकार की जैविक है, क्योंकि पेड़ पौधा है वो जीव का रूप होगा, उसके साथ अन्य जीव जंतु भी होगा, तो उससे जो बनेगा वो तो कोयला है, सोने का पत्थर है, जो अस्थि पंजर वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से बनते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है सोने का पत्थर है, वो जो शैवाल वगैरह होती है, जिसको एल्गी वगैरह बोलते हैं, उसका भी इसके अंदर है योगदान ओवर रहता है। तो देखिए, जीव जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेष भाग का धीरे धीरे जो निक्षेपण होकर संकुचित होने से जिन ठोस शैलों का निर्माण होगा, कहने का मतलब है जो भी जीव जंतु है, वनस्पति है, उसका निक्षेप होने से धीरे धीरे उसका जो रूप है वो किस रूप में बदल जाएगा, ठोस रूप में बदल जाएगा। किस रूप में बदल जाएगा? और उसके ठोस रूप में बदलने के कारण जिन शैलों का निर्माण होगा उसको अपन जैविक अवसादी शैलें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि वो जीवों के योगदान से बनती है, इसीलिए वो जैविक अवसादी शैलों का रूप है वो माना जाएगा। अब देखिए, ये जो शैलें हैं, इन शैलों के भी वापस 3 रूप देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जैविक तत्वों से निर्मित जो शैलें हैं, उसमें एक तो है सूना प्रधान शैलें हैं, इसके 3 रूप है। दूसरा है कार्बन प्रदान, और तीसरा है सिलिका प्रदान। तो देखिए, ये जो तीनों रूप है, सूना प्रदान है, कार्बन प्रदान है तथा सिलिका प्रदान है, तो ये जैविक तत्वों से जो आगे से अवसादी शैलें बनेगी उसके अलग अलग रूप है। अब देखिए, अपन एक जो सूना होता है, तो सूना और कार्बन की मात्रा के आधार पर इन शैलों को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी जो कार्बन होगा या जो सूना है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो उसके आधार पर इसको 3 भागों में सूना प्रदान शैलें, कार्बन और सिलिका प्रदान होती है। अब पहले अपन जो बात करेंगे वो इस जो सूना प्रदान शैलें है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, अब सोने का जो पत्थर होता है, तो लाइमस्टोन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो लाइमस्टोन पर जो रासायनिक अपक्षय होता है, देखिए ये ऐसा पत्थर होता है, शैलों का ऐसा रूप होता है जिसके ऊपर रासायनिक जो अपक्षय हैं वो सबसे अधिक काम करता है। यानी रासायनिक अपक्षय की सबसे ज़्यादा अगर क्रिया किसी भी पत्थर के अंदर देखने को मिलती है तो वो लाइमस्टोन के अंदर ही देखने को मिलती है। किसके अंदर? और इसीलिए कि जैसे ही ये पानी के साथ इसको अपन डालते हैं इस पत्थर को, तो वो तुरंत क्या हो जाता है, घुल जाता है और धुआं निकलना शुरू होता है। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, एक सोने का पत्थर होता है, उसका पानी में डालोगे तो पहले धुआं निकले, उसके बाद वो पूरा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए, जो लाइमस्टोन है उसके ऊपर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसकी जो अब उसके तहत जो अस्थि पंजर वगैरह होते हैं जो कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, तो वो जो एल्गी वगैरह जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव वगैरह होती है, उसके का योगदान इस शैलों के निर्माण में होता है, सोना पत्थर का जो अस्थि पंजर वगैरह, क्योंकि उसका जो प्रमुख भोजन है वो यही रहता है। क्योंकि जो एल्गी वगैरह होते हैं, छोटे छोटे जीव, एक कोशिका वगैरह उसके अस्थि पंजर से वगैरह जमा से जो बनती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो सोना प्रधान जो शैलें है उसका रूप मानी जाती है। ठीक है ना? तो वो शैवाल वगैरह उनका प्रमुख है, वो ये भोजन भी माना जाता है, ये सोना पत्थर। ठीक है ना? लाइमस्टोन है। अब देखिए, इसके जो लाइमस्टोन है उसके भी अलग अलग रूप है वो देखने को मिलेंगे। तो अपन देखिए, एक जो ये लाइमस्टोन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का रूप होता है। किसका होता है? इसमें कैल्शियम तथा कार्बोनेट की योगदान रहेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट इन
जो सोना पत्थर है तो उसमें कैल्शियम प्लस कार्बोनेट का योगदान रहता है, ठीक है। तो CaCO3 इसका अपन कहते हैं रासायनिक जो फॉर्मूला है वो रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका एक रूप और देखने को मिलता है डोलोमाइट। अब डोलोमाइट में क्या होगा, क्योंकि जो लाइमस्टोन है उसमें कैल्शियम प्लस कार्बोनेट होगा CaCO3, ठीक है ना। इसके अंदर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम होता है, क्या होता है। अब जब इसके साथ क्या होगा, मैग्नीशियम आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है कि जो डोलोमाइट का पत्थर होता है वो जो लाइमस्टोन है उससे क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब लाइमस्टोन के मुकाबले जो डोलोमाइट होगा वो कठोर होगा, क्योंकि वो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से बनता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक कठोर धातु रहती है, तो उसके अंदर इसका योगदान रहेगा। तो अब ये दोनों ऐसे जो रूप है जैविक तत्वों से निर्मित है, जिसका उपयोग अपन कहते हैं जो भवन निर्माण वगैरह होते हैं उसके अंदर करते हैं, जैसे सोने का भी कर सकते हैं और जो डोलोमाइट है उसका भी इसके अंदर उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके ये जीवों के योग से बनते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जीवों का योगदान रहता है सोना प्रधान सेलों के अंदर, यही जो शैवाल वगैरह उसका जो प्रमुख है भोजन वो माना जाता है। तो लाइमस्टोन में CaCO3 रहेगा और डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम रहेगा। और एक रूप इसका और देखने को मिलता है शॉक, जिसको अपन बोलते हैं सिक्का मिट्टी है। तो ये अपन देखते हैं कि ये जो लाइमस्टोन है उसी का एक रूप होता है, यानी कहने का मतलब जो शॉक होता है वो लाइमस्टोन के एक क्या होता है, रूप होता है। परंतु ये देखने को मिलता है कि इसके मुकाबले में ये और भी ज़्यादा मुलायम तथा सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। ये देखो डोलोमाइट क्या होता है, लाइमस्टोन के मुकाबले हार्ड होता है, लेकिन जो शॉक होगा वो सोना पत्थर के मुकाबले में और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम है। यानी कहने का मतलब जो CaCO3 होते हैं उसके मुकाबले में शॉक है वो और तेज़ी से क्या हो जाता है, पानी के अंदर क्या हो जाता है, घुल जाता है। यानी कहने का मतलब जो पानी है वो इसके ऊपर शॉक के ऊपर और ज़्यादा काम करता है, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक रूप है वो माना जाता है। और प्रवेशी तो होती है, जो शॉक है वो सीधी सी बात है पानी को क्या करती है, सोखती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये डोलोमाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, लाइमस्टोन जिसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, और ये शॉक है, ये इसके अलग अलग रूप है। ये सबसे ज़्यादा हार्ड है, इन तीनों में अगर हार्डनेस ये इसमें ज़्यादा होगा, फिर सोना पत्थर में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा वो क्या होता है, शॉक होता है। अब अपन जो बात करेंगे वो कार्बन प्रधान सेलों की करेंगे। देखिए ये जो कार्बन प्रधान जो सेलें हैं, इन सेलों का जो निर्माण हुआ है वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। अब प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये देखिए कि जो वनस्पति के अवशेष के जमा होने तथा उसके संगठित होने से इन जो सेल है इनका निर्माण हुआ। अब सीधी सी बात है, जो जैसे अपन कोल की बात करते हैं, कोई लिखते हो वो कार्बन के एक प्रकार का रूप होता है, तो उसका सीधा सा अपन एक प्रत्यक्ष रूप से जो जीव जंतु तथा वनस्पति है उसके योगदान से जो सेलें बनी हैं उसको अपन कार्बन प्रधान जो सेलें हैं वो कहते हैं। अब देखिए ये क्यों बनी है, तो सीधी सी बात है कि जो वनस्पति है जब ये दोनों पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए थे तो ऊपरी दाब तो वनस्पति तथा जीव जंतु है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में दब गए, तो उसके ऊपर दबाव तथा ताप लगा, उसकी वजह से जो क्या वो ठोस रूप में बदल गए। और यही जो वनस्पति का रूप है वो क्या हो गया, क्योंकि पहले वनस्पति जीव जंतु का रूप था, वो ऊपरी दबाव तथा ताप लगा आंतरिक भाग की वजह से, तो वो उसका जो रूप है वो क्या बदल गया तथा ठोस रूप में बदल गई। और सीधी सी बात है कि ऊपर से जो दाब लगा तो वो इससे ठोस बदल गई, और तापमान होगा तो उसका जो रंग है वो बदल गया। तो ठोस तो है ही है। अपन देखिए आज जो कोल निकलता है जमीन को, जब खनन क्रिया के माध्यम से उसको निकाला जाता है तो ठोस तो होते ही है। दूसरी बात है वो इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। तो वो ताप के ऊपर काम करेगा तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, वो उस रूप में बदल जाएगा।
तो इसका ये जो रूप बदला है, तो इस प्रकार जो ठोस प्रारंभिक जो रूप है वो अपन को देखने को मिलता है, जिसको अपन पीट बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो कोयला है उसका प्रारंभिक रूप अगर देखा जाएगा, सबसे पहले जो कोयला बनेगा वो पीट होगा। एक्चुअली में इसको देखकर लकड़ी का कोयला ही बोला जाता है। उसके बाद इसका और रूप बदला गया, लिग्नाइट बना, उसके बाद बिटुमिनस बना, उसके बाद एंथ्रासाइट कोयले वो निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब जो कोयला बना है वो कार्बन प्रधान सेलों का रूप है वो माना जाता है। और सोना प्रधान था तो उसमें सोना प्रधान सेल है, उसका रूप है, उसमें डोलोमाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और सॉक है, उसको अपन पढ़ा था। तो ये जो कोयला है वो इसी के रूप है वो माना जाता है। अब इसके 4 रूप है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो पीट है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट को जिसको अपन भूरा कोयला भी बोलते हैं, यानी कोयले के 4 रूप होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस तथा एंथ्रासाइट। तो इसको लकड़ी का कोयला बोला जाता है, जो लिग्नाइट होता है उसको अपन भूरा कोयला है वो बोला जाता है। अब देखिए, कोल की एक विशेषता होती है कि जो भी कोल निकलता है वो परत या तह के रूप में निकलता है। एक प्रकार की ऐसे उसकी तह पाई जाती है, ऐसे ये जिसको अपन परत बोल सकते हैं। एक परत के ऊपर दूसरी परत है, और इस कोल की परत या तह को अपन कोल की सीम बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? यानी जो परतों के रूप में जो कोयला पाया जाता है ये। तो एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि कोयले की परत या तह को कोल सीम बोला जाता है, ठीक है ना। यानी जो कोयले की परत या तह होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोल की सीम बोला जाता है या कोल सीम बोला जाएगा। एक बात समझ में ना। तो कहने का मतलब जैसे कि आपको बोला जाएगा कि कोल सीम क्या होगा, तो कोयले की जो परत पाई जाती है, तह पाई जाती है, उसी को अपन कोल सीम है वो बोलते हैं, ठीक है। अब इसका अंतिम प्रकार रहा है सिलिका प्रदान रहा है। कैसा रहा? सिलिका। तो जब क्या है, सेलों में सिलिका की जो मात्रा है वो अधिक रहती है, मतलब SI की जो रेत वगैरह है उसकी मात्रा अधिक रहती है, तो उसको अपन सिलिका प्रदान बोलते हैं। जैसे अब इसके जो रूप है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे जो महासागरीय भाग होता है वहाँ पे इस प्रकार का जो रूप है अधिक देखने को मिलता है। जैसे डाइटम है, रेडियोलेरिया है, उसके स्पंज पंज है वो देखने को मिलेगा। यानी इसका जो रूप है वो रेडियोलेरिया है। ये जो रूप है वो महासागरों के गहरे वाले भाग में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसमें क्या होगा, जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा रहती है तो वो रेडियोलेरिया है, उसका जो रूप है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो डाइटम पौधे होते हैं, ठीक है, उसका अवशिष्ट भाग है वो भी देखने को मिलेगा। तो अपन देखिए, जो कार्बन प्रधान सेल है तथा सिलिका प्रधान जो सेल है, तो कार्बन प्रधान तो ये कोल वाला हो जाएगा, और जो सिलिका प्रधान उसमें रेडियोलेरिया तथा जो डाइटम है उसके रूप है वो देखने को मिलेंगे। अब अपन जो कल क्लास होगी तो उसके अंतर्गत अपन जो अवसादी सेलों में कारक के आधार पर उसके जो रूप है वो अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।